प्रदीप जी, एक बड़ी जो चीज़ है वो बड़ी खतरनाक चीज़ है जो कल लक्ष्मण हागे साहब ने बताया कि साहब ये कास्ट वर्सेस कास्ट, जाति बनाम जाति, जो अभी एक संघर्ष चल रहा है। जैसे अभी आज धंगड़ समुदाय ने जाकर के पहली बार इस तरीके से तोड़फोड़ करी सर कलेक्टर के ऑफिस के सामने। मतलब ये क्या है यार? दिस इज लाइक इट्स इज वेरी डेंजरस। लेट्स आस्क मिस्टर राकेश शेट्टी फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही इज जॉइंड अस। राकेश शेट्टी साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, प्रदीप जी। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। राकेश शेट्टी साहब, अभी तक तो मराठा आरक्षण के दौरान जो प्रोटेस्ट चल रही थी उसमें तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, 2 एमएलए के घर को जला दिया गया। आज दंगड़ समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ करी है जालना में। ये क्या हो रहा है सर? मतलब दंगड़ वर्सेस दंगड़ वर्सेस मराठा, फिर माली वर्सेस समबडी एल्स, वंजारी वर्सेस समबडी एल्स। ये क्या हो रहा है सर? मतलब हैज द गवर्नमेंट लॉस्ट कंट्रोल? व्हाट हैज हैपेंड? राकेश शेट्टी साहब, देखिए, रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा है जी, यू कैन अंडरस्टैंड, बट ये जितने संगठन हैं, ये 10 संगठन आप देख लीजिए, ये अनऑर्गेनाइज्ड है उधर। मतलब इस कोई भी ये संगठन है, जैसे मराठास के साथ आज मनोज जरांगे पाटिल साहब है, मगर बाकी संगठन के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसकी बात ये लोग मानते हैं। क्योंकि कभी अपन देखते हैं कि कभी कभी आंदोलन शुरू हो जाती है मगर आंदोलन लीडरों के हाथ से भी निकल जाती है जी। वो क्योंकि आप लोगों को इकट्ठा लेके आ जाते हैं मगर उनको फिर कंट्रोल, उनके ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सच्चा लीडर होगा, उसके जो संगठन होंगे, उनके जो लोग रहेंगे, वो उनके साथ खड़े रहते हैं और उनका कहना मानना चाहिए। ये जो इंसिडेंट्स हुए ये सब अनफॉर्चुनेट है, इसका कोई उसको मतलब कोई वकालत नहीं करेगा कि हिंसा हो। जो भी बातचीत है, आपको डेमोक्रेटिक राइट है, आपको आंदोलन करना चाहिए और उस आंदोलन का रिप्रेजेंटेशन आपको कलेक्टर को देना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को दीजिए, डिप्टी सीएम को दीजिए और आपको मांग करनी चाहिए। मगर कानून हाथ पे अगर ले लिया आपने तो ये आंदोलन का जो मकसद है कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो यही सुझाव है कि महाराष्ट्र सरकार जो है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। और सबसे बड़ी बात, ये आंदोलन की बातचीत शुरू कब से हुई और इसका सलूशन क्या है? सलूशन है जॉब्स। आज आप देखिए, कोविड के बाद लोगों की नौकरियां चली जा चुकी है, बहुत सारे लोग बेकार घर पे बैठे हैं, ऐसे लोगों को के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो दोनों इस सभी जो भी हिंसा भी हो रही है, इस सबके जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार है। अगर आप ये लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया होता, इनको जॉब्स दिया होता, तो कोई आदमी अपना नौकरी छोड़कर आंदोलन नहीं करता। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जी ने जब इस देश में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया, तब सबसे पहला उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि डोंट टॉक एथिक्स इन फ्रंट ऑफ एम्प्टी स्टमक्स। मतलब आप अगर आदमी भूखा है तो आप पहले उसको ये मत बताइए कि ये सही है, ये गलत है। भूखा आदमी के लिए रोटी सब कुछ होता है और उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जी, दुरुस्त बात। इसलिए आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जी ने चरखा चलाकर एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया गरीबों के बीच में लेके आए थे, ताकि उनको अपना एम्प्लॉयमेंट से कुछ ना कुछ पैसे मिले। और उसके बाद उन्होंने आजादी की ख्वाब उन्होंने दिखाया, उनको लोगों को बताया कि हम ब्रिटिशों ने हमें गुलाम बनाया और हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, इसलिए हमको ये आंदोलन में इस देश को आजाद करने के लिए आपको लड़ाई में शामिल होना चाहिए। उसी तरह महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आए, अच्छे इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगे, ताकि लोगों को हाथ में काम मिले। अगर लोगों के हाथ में काम नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि पत्थर वो हाथ में ले ले। राकेश शेट्टी साहब, अमित शाह जी ने वापस राम मंदिर का मुद्दा आज सबके सामने रख दिया। बोले कि 22 जनवरी को 12:22 पर रामलला नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठान करेंगे। टाइमिंग भी सेट कर दिया है 12:22 पर।
एंड ये कहने के बाद वो कहता है कि 70 साल 70 years कांग्रेस has seen deprived this country of the राम मंदिर। कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ, निर्माण के खिलाफ हमेशा काम किया है। और मोदी जी था कि डेट भी देते 5/8/2019 को भूमि पूजन करके रास्ता दिखा दिया कि 550 साल के बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण कैसे होगा। Since Congress was always, राकेश शेट्टी साहब, against the building of the Ram Mandir, opposed it. You always opposed it, राकेश शेट्टी साहब। अमित शाह, देखिए, सबसे पहली बात, प्रभु श्री राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अकेले का मोनोपोली वाला प्रोडक्ट नहीं, वो पूज्य है और सभी लोग उनको मानते हैं। कल राम मंदिर वहां पे बनने के बाद हम पूरे परिवार के साथ वहां पे जाए दर्शन ले, और बीजेपी उसका क्रेडिट ले रही है, मगर वो भूल रही है आज देश में तमाम मामले जब अटकता है, और जैसे अभी फडणवीस जी को आप पूछ लीजिए कि मराठाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा, वो बताएंगे कि यार वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। जिस राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ने दिया है, उसका क्रेडिट क्यों आप लोग ले रहे? क्योंकि राम मंदिर वहां पे बनाने का ये जो प्रश्न का हल या उसका ऑर्डर जो है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उसका क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं? जबकि एक तरफ मराठा आंदोलन हो, धनगर समाज का है, तो तब आप बोलते हो कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ कोर्ट के हाथ में। तो देश की जनता समझती है कि कोई हम सरकार 2019 में अगर चुना है लोगों ने, तो लोगों को गुड गवर्नेंस चाहिए, उनको अच्छा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, स्कूल्स में टॉयलेट होने चाहिए, टॉयलेट्स है तो उसको दरवाजा होना चाहिए, ये सब काम सरकार का है। सिर्फ एक राम मंदिर के भरोसे में वो चाहती है कि लोग उनको 2024 में वोट करे, ये नहीं होने वाला। और लोगों को ये जो गुमराह करते हैं ना कि राम मंदिर हमने बनाया, ये लोग समझते, आज एजुकेटेड क्लास लोग हैं, उनको पता है कि राम मंदिर का निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का है और इसका क्रेडिट उनको नहीं मिलेगा। राकेश शेट्टी साहब, भैया बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में क्रेडिट चाहिए। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हालांकि आखिरी मैच हम हार गए, उसका भी क्रेडिट मोदी जी और अमित शाह को चाहिए। इसरो में मंगलयान चला जाता है, उसका भी क्रेडिट वो दोनों को चाहिए। मतलब खुद का काम का छोड़कर बाकी सब लोग ने जो भी अचीवमेंट किया उसका क्रेडिट वो खुद लेना चाहिए। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इनको अपने काम लोगों के बीच में बात करना चाहिए कि कितने इंडस्ट्रीज लाए, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, क्या आपका फ्यूचर है, प्रोजेक्शन क्या है इंडिया के बारे में, ये बात नहीं करते हुए सिर्फ राम मंदिर का बात करके आप वन पॉइंट एजेंडा नहीं चला सकते। बट राकेश शेट्टी साहब, आज राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को पनवती मोदी बुलाया है। सर, ये भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए क्या उनको? देखिए, क्या है कि राहुल जी का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ये बहुत जरूरी है जी। तो ऐसा है कि देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल है, हम बहुत सारे लोग विश्वास भी करते हैं, अंधविश्वास भी होते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड कप आपने पूरा फॉलो किया जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई मैच में नहीं गए, सब इंडियन क्रिकेट टीम जीत रही थी जी। तो एक ही मैच में कल वो लोग गए, अमित शाह और मोदी जी, और वहां पे हार गए। तो उसको रेफरेंस मारते हुए उन्होंने कहा है, तो इसको लाइटली आपको लेना चाहिए, इतना सीरियस इश्यू नहीं है। और अगर मोदी जी और अमित शाह नहीं जाते तो हो सकता है कल का वर्ल्ड कप हमें जीत जाते। और ये तो कहा जा रहा है कि जब मोदी जी वहां पर पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 45 for 3 था। हाँ। और वो 3 रह गया ऑलमोस्ट 200। उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरी। नहीं, तो वो एक लाइटर नोट का है कि कोई मैच, जितने मैचेस जीते तब मोदी जी और अमित शाह नहीं गए थे तो बराबर सब मैचेस हम जीत गए, और कल के मैच में ये लोग आ गए तो हम पहला मैच हार गए। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के द्वारा कि इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए गए, तोड़े गए, और क्रिकेट अल्टीमेटली इट वाज अ गेम। लास्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए एज पर द एक्सपेक्टेशन, मगर एज अ टीम अगर आप देखते हैं इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है।
But Mr. Ravi Shankar Prasad has taken it very, very seriously. He's really attacked Mr. Rahul Gandhi on his statement. And BJP leaders are also attacking Mr. Rahul Gandhi. नहीं देखिए, ऐसा अभी कुछ दिनों से आप देखो कि जब आदमी काम नहीं करता, लोग उसके वादा को तोड़ने के बाद, जैसे कि वो चले गए कर्नाटका, वहां पे भाजपा हार गई, वो चले गए हिमाचल प्रदेश, वहां पे भाजपा हार गई। तो मुझे लगता है जब तक नरेंद्र मोदी जी कुछ बढ़िया काम देश के लिए नहीं करते, उनको चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जाना चाहिए बीजेपी के आप पे, नहीं तो बीजेपी लगातार चुनाव हारती रहेगी, ऐसा मेरा कहना है। राकेश रेड्डी साहब, जेपी नड्डा जी कह रहा है कि कांग्रेस मींस स्कैम्स, कांग्रेस हैज गिवन दिस कंट्री ओनली स्कैम्स, और फिर वो गिनाते गए सबमरीन स्कैम, हेलीकॉप्टर स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोल स्कैम, राइस स्कैम। तो अलग अलग बोले कांग्रेस को आप वोट देंगे तो वापस यही स्कैम्स वापस आएंगे और देश को उस तरफ स्कैम्स की तरफ निकल जाएंगे। राजस्थान में नशे के तस्करों को बढ़ावा दे रहा है सरकार, दैट इज व्हाट जेपी नड्डा, अमित शाह सिंह। अगर 5 साल का कोई डेवलपमेंट है तो वो लाल डायरी है, लाल डायरी। सर व्हाट इज दिस लाल डायरी सीक्रेट कि 5 साल का पूरा डेवलपमेंट और लाल डायरी है? राकेश रेड्डी साहब, देखिए अभी 5 राज्यों में चुनाव है, बहुत सारे तो वोटिंग शुरू भी हो गए। अभी अगर हम देख लेते कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि कांग्रेस ने स्कैम्स किया है, तो मेरा ये काउंटर है कि आपके पास ईडी है, सीबीआई है, व्हाई नॉट अरेस्ट कांग्रेस मिनिस्टर्स? जितने कांग्रेस के मंत्री यूपीए 1 और 2 में थे, आप उनको अरेस्ट करिए, उनके स्कैम्स को बाहर लाइए। मगर मैं आप लोग दोनों को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले जो कोल स्कैम्स, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम था, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम था, ये लोग 2014 के पहले अरेस्ट हुए थे कांग्रेस जब सरकार में। सुरेश कलमाड़ी हो, कन्नीमुनी हो, इन सभी की बात में कर रहा हूं। जैसा 2014 में मोदी गवर्नमेंट आया, ये जितने स्कैम की बात कर रहे सब लोग निर्दोष बरी हुए कोर्ट से। उसके बाद जिस पनामा पेपर में रमन सिंह जी के लड़के का नाम आया था, कांग्रेस के कुछ लोगों का नाम आया था, वो पनामा पेपर में करीबन 120 लोगों का नाम आया था। मोदी जी हर प्रचार रैली में जाकर कहते थे कि मैं वो नाम लोगों के, देश के लोगों के बीच में लेके आऊंगा। एक भी नाम उन्होंने बाहर नहीं निकाला। अगर आप ईमानदार है तो आपको वो नाम जनता के बीच में लाना चाहिए। और ईमानदारी की अगर कोई बात करता है तो ईमानदारी ट्रांसपेरेंसी से आती है। आप परसों के दिन एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में चालू है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम कॉमन मैन मतलब आम आदमी को ये नहीं बताएंगे कि हमारे पार्टी को चंदा कौन दे रहा है, क्योंकि आज आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की तरफ से आपको डोनेशन आती है पॉलिटिकल पार्टी को। तो बीजेपी इज सेइंग कि मैं नहीं बताऊंगा मेरा सोर्स ऑफ डोनेशन। क्यों भाई? अगर आप ईमानदार है तो आपको जनता को बताना चाहिए कि आपके डोनर्स कौन है और क्यों वो आपको इतना चंदा दे रहे। देखिए 4 साल के अंदर एक डेटा बाहर आया है कि करीबन 3000 करोड़ डोनेशन सिर्फ बीजेपी को मिला है और कांग्रेस को कुछ 100 करोड़ के आसपास मिला है। तो इतना अगर एक पार्टी सत्ता में है और एक ऑपोजिशन में है तो इतना डिफरेंस डोनेशन में अगर आ रहा है तो आप लोग सरकार में बैठकर खुद तो फेवरेबल डिसीजन इस उद्योगपतियों को दे रहे हो, इसलिए तो आपको डोनेशन आ रहा है। और अगर आप बार बार 2014 और 19 में लोगों को वादा किया कि आप ईमानदार सरकार दोगे, तो आपका दायित्व बनता है कि आप डोनर लिस्ट को बाहर डाले, पब्लिक डोमेन पे डाले और लोगों को पता चले कि आपके डोनर्स क्या है, कौन है और उनको गवर्नमेंट किस तरह फायदा पहुंचाए। Rakesh Reddy साहब, राहुल गांधी जी ने आज कहा, he says if you are bringing the BJP in, if the people are going to bring the BJP in Rajasthan, आपको आज के तारीख में पूरे देश में सबसे सस्ता गैस सिलेंडर राजस्थान में मिल रहा है। That is what Rahul Gandhi said. Rahul Gandhi further says old pension scheme, वुमन हेड ऑफ फैमिली को 10,000 रुपया, गोबर हम लोग 2 रुपए में खरीद रहे हैं, स्टूडेंट्स को हम लोग लैपटॉप दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम लोग, राइट टू एजुकेशन। तो he said he warned the people that अगर बीजेपी comes, BJP will destroy everything that the Congress has done. Now the BJP says राजस्थान में कुछ अच्छा काम हुआ नहीं है सर। Now how do you this a wide pendulum gap कि BJP बोलो nothing has done, Rahul Gandhi saying
the best things have been done. The cheapest gas in the entire country is in Rajasthan. Rakesh Reddy साहब. देखिए, अगर आप राजस्थान का मैनिफेस्टो देखोगे या तेलंगाना का देखोगे या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, हमने वादा किया वोटर से कि 500 रुपीज का सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। मतलब आज जो गैस सिलेंडर लोगों को 1200-1300 रुपया का था, वो आपको 600-700 रुपया में आएगा। और पहली बार ये कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मोदी जी सरकार पे आने से पहले कहते थे कि गैस का पेट्रोल का दाम आधा होगा, उन्होंने कभी किया नहीं, क्योंकि हमने 9 साल देख लिया। मेरा आपके द्वारा सभी लोगों से ये वादा रहेगा कि कांग्रेस पार्टी जो बात हिमाचल में कहा और कर्नाटक में कहा, हमारी सरकार आने के बाद हमने वो वादा पूरा करने का पूरा कोशिश किया है और चालू कर दिया। उसी तरह राजस्थान हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पे भी जो वादा हमने किया, गैस सिलेंडर ही नहीं, वुमेन्स के लिए 3000 प्रति महीना, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा। आप देखिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए हमारा 1000 रुपए का भत्ता है, वो भी बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा। तेलंगाना में हम देखोगे तो 20 हमने ऐसा एक लिस्ट बनाया हुआ है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ पैसा मिलेगा। राहुल जी का ये कहना है कि अगर हम अदानी जी का 60,000 करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, मैं वही पैसा गरीबों में बांटना चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात। But Rakesh Reddy साहब, what you are saying, the Karnataka model, the BJP says the freebies जो आप the गरीब कल्याण योजनाएं जो आप you have failed, you have flopped there where Karnataka is concerned. बीजेपी का कहना है जो 200 यूनिट फ्री वाली बात है, you have failed there. Free travel of women in buses, you have failed there. Where employment allowance to the unemployed youth है, you have failed there. That is what the BJP says. They says this is Congress's role model of Garib Kalyan Yojana that has failed in Karnataka, and that is what is going to happen everywhere. Rakesh Reddy साहब. प्रदीप जी, मैं कल कर्नाटका से आया है। कार्करा डिस्ट्रिक्ट में मेरा होम टाउन है, मतलब मेरे एंसेस्टर्स का। वहां पे क्योंकि वो घर में एक ही मेंबर रहता है हमारे फैमिली का, उनको परसों के दिन 16 रुपया बिल आया। 16 रुपए का बिल, 16 रुपए का बिल आया। तो ये जो हमने प्रॉमिस किया है, ये कल मैंने विटनेस किया है, चेक करके आया हूँ सर, एंड वी आर डूइंग दैट। और बीजेपी तो आपके आंखों से आंख मिलाकर झूठ बोलने में माहिर है। सो आई थिंक यू शुड नॉट गो विद दैट, क्योंकि कल मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है और जो मैंने ऑब्जर्व किया वो आपके सामने है। यहां पर सर एक चीज पूछना चाह रहा था मैं आपसे, राकेश शेट्टी साहब। मध्य प्रदेश में बहुत जबरदस्त मोमेंटम था कांग्रेस का, ऐसा कहा जा रहा था, और रिपोर्ट्स जो ग्राउंड से आ रही थी वो भी यही कह रही हैं कि कांग्रेस का बहुत जबरदस्त मोमेंटम था। बट दे ऑल्सो से दैट नाउ द बीजेपी सीम्स टू बी कैचिंग अप। इज दैट करेक्ट? देखिए, कैसा है कि कांग्रेस और बीजेपी में एक फर्क है और वो आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस काम करती है, बता नहीं पाती है। बीजेपी थोड़ा सा काम करके प्रोपेगेंडा और इवेंट इतने बड़े पैमाने पे करेंगे कि उनका झूठ आपको सच लगने लगे। हाँ, हाल ही का बीजेपी ने बहुत अच्छा स्ट्रेटजी किया। वो घबराए हुए थे, इसलिए करीबन 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज एमएलए का चुनाव लड़ रहे। बहुत सारे एमएलए के टिकट उन्होंने काट दिए। एक केंद्रीय मंत्री आज वो आके यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है एमएलए का। तो अगर हम उनका ओवरऑल देखेंगे कि उन्होंने चेंजेस किया है, मगर मध्य प्रदेश की जो जनता है वो व्यापन घोटाला, और आपको पता है वहां पे तलाटियों का जो भर्ती था वो नहीं हो पा रहा जी। 4 साल में बहुत सारे स्कीम्स वहां पे लागू होने वाले थे, वो लागू नहीं हुए। और 8 या 9 महीने के लिए सरकार थी कमलनाथ जी की, बहुत बढ़िया काम किया। जो योजनाएं शुरू किया था, बीजेपी जैसे पावर में आ गई वो सब योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया। तो मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में भी जो मैंडेट दिया था वो क्लियर कांग्रेस के लिए दिया था, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में अभी 3 तारीख को तो रिजल्ट बाहर आएगा हमारे बीच। आप देखोगे कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है।
और यहाँ पर एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे शेट्टी साहब, आई डोंट नो वेदर यू वुड लाइक टू रिप्लाई टू दिस, बट आई वुड लव इट इफ यू डू. शेट्टी साहब, just recently we saw a video of a minister's son talking about hundreds of crores, 30 crores from here, 20 crores from there, and so on and so forth. The funny part is that entire story seems to have died down. Nobody's talking about it anymore. Just because the BJP said it's a fake video, it's a fake this. Now, contrast this, if that kind of a video of a Congress minister's son had come out, every channel would have been full of it. 24 घंटे 24/7 उसी के ऊपर पूरा का पूरा न्यूज साइकिल चलता. शेट्टी साहब, सर ये तो हमने देखा है 2013 में कि 2G स्पेक्ट्रम जो स्कैम कहते हैं उसका कितना बड़ा चढ़ा के हमारी सरकारों को बदनाम किया गया था. 1,73,000 करोड़ सर. हाँ, जबकि वो पैसा किसी को मिला नहीं, कोई नहीं बता पाया, और कोर्ट ने कहा कि ये अमाउंट इतना फिक्टिशियस है कि मतलब 3G का लाइसेंस इतने में गया इसलिए 2G को इतना होना चाहिए. ये एजम्पशन पे का खेल था. सिमिलर चीज मैं आपको बताता हूँ, कोई मीडिया चैनल का इतना हिम्मत नहीं है आज के डेट पे कि आप भारतीय जनता पार्टी को क्वेश्चन करें, नरेंद्र मोदी जी को क्वेश्चन करें. स्मृति ईरानी को एक पत्रकार ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसने उसका चैनल का नाम पूछ लिया और उसके बाद उसके मालिक को फोन करके उनको इमीडिएट सैक करवा लिया. तो आज कोई पत्रकार, कोई न्यूज चैनल ये बचा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई लीडर को क्वेश्चन करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो फॉर्मूला है काम करने का वो ऐसा है कि जितने न्यूज चैनल्स हैं उनको एड रेवेन्यू ये गवर्नमेंट से मिलती है और कोई भी व्यक्ति अपना लॉस नहीं करना चाहता. इसलिए आप देखोगे जितने न्यूज चैनल्स हैं आज के डेट पे भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करेंगे. उनका वो बोलते हैं ना 7 खून माफ है, इनके लिए 1000 खून माफ है. इनका and the other thing also is this, and this is a very tragic subject for me, and I'm sure for Pradeep ji and for you. It's a very serious matter, sir. 41 laborers are still trapped in that Uttarakhand tunnel. Correct. And the corporate media is completely silent on it. मतलब कोई ये क्या हो रहा है यार? I have never seen this kind of news coverage ever in my life. कभी कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाता है तो 24 घंटे उसी के ऊपर रहते हैं. यहाँ पर 41 वर्कर, 41 workers are trapped in that tunnel. And where are our priorities? That's what I'm asking. नहीं, सही बात है. आजकल देखिए सब फिल्टर्ड न्यूज है, जो उनको दिखाना है वही दिखाते हैं. आज ये सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि ये जो वर्कर्स है ये सेफफुली बाहर आ जाए. और मुझे जो अभी रिपोर्ट कुछ घंटे पहले मिले कि कुछ वर्करों से संपर्क हो पाया है जी. उन्होंने वीडियो का उस स्ट्रिंग नीचे जाकर उन्होंने आपके चैनल पे भी मुझे दिख रहा है जी. तो इट्स अ पॉजिटिव साइन. और मीडिया देखो इतना अभी बायस्ड हो चुका है क्योंकि ये है वर्क कॉन्ट्रैक्ट का और इसको रिलेट करेंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से और फिर उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा. वो लोग ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर. दैट इज द रीजन ये लोग अवॉइड कर रहे. मगर मैं आप जैसे चैनल्स को बधाई दूंगा कि आप लोग निष्पक्ष एक काम कर रहे हैं. Shahi Sahab, the Maharashtra problem, Chhagan Bhujbal's huge OBC rallies, उसमें आपके लीडर विजय वडेट्टीवार भी रहते हैं, the same platform praising what Chhagan Bhujbal is. तो फ्लिप फ्लॉप, एक दिन वडेट्टीवार उनके साथ रहते हैं, दूसरे दिन बोल रहे कि हमारा रास्ता अलग है, भुजबल साहब का मकसद अलग है, हम अपने पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, बट वी वाज जस्ट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, दैट्स ऑल. Now, how do you see this aggravating? Because वहां के पुलिस ऑफिसर तुषार दोषी को भी ट्रांसफर कर दिया. भुजबल साहब ने एक्यूज किया कि देव फडणवीस हैज नॉट हैंडल दिस पर्टिकुलर पुलिस इंजरीज इश्यूज जो जलना में हुआ था, एंड आफ्टर विच द लाठीचार्ज टुक प्लेस एंड द पुलिस पर्सनल वाज. So what is happening? You got a cabinet minister within the government accusing, and the government contrary takes a stand after days कि वही पुलिस ऑफिसर कुछ हुआ नहीं इन्वेस्टिगेशन ढंग से, कि वो जो 70 लोग बोल रहे हैं पुलिस ऑफिशियल जो इंजर्ड थे, हॉस्पिटलाइज थे. तो हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग क्रॉपिंग अप, राकेश रेड्डी साहब? देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ, मराठा जो आरक्षण का मुद्दा है, अगर इसको इस महाराष्ट्र में कोई रोक रहा है तो मेरा पूरा आरोप है डिप्टी सीएम
हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर, क्योंकि और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मराठा आंदोलन को डाइवर्ट करने का कोशिश किया, उसको उन्होंने ओबीसी वर्सेस मराठा करने का कोशिश किया, और इसलिए आप जो मंत्री है छगन भुजबल जी, वो तो सरकार में बैठे हैं, उनको निकालकर आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू कॉल अ कैबिनेट मीटिंग और वहां पे आपको बात करना चाहिए। मतलब इस पे पूरा राजनीति कर रहा है और मराठा आंदोलन को कमजोर करने का काम छगन भुजबल जी कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। ओबीसी का मामला अलग है, मराठा समाज का मामला अलग है, और ये बात मैं आपके चैनल पे पहले भी बता चुका हूँ, दूसरे चैनल्स में भी बता रहा हूँ। आपको पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना है, जो आपको सीलिंग है 50% का, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो जिस तरह आप लोग ने 10% ईवीएस का अपने सीलिंग के ऊपर ही आपने ईवीएस को दिया होगा, आपको याद होगा, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में 10% ईवीएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लाया था। उसी तरह आपको मराठा के लिए महाराष्ट्र में रिजर्वेशन लाना चाहिए। इसमें क्या होगा कि ओबीसी समाज का भी जो स्लॉट है उसमें कम नहीं होगा, और मराठा जो हमारे भाई है उनको भी आरक्षण मिल जाएगा जी। तो लेकिन ऐसा करेंगे क्या सर, ऐसा करेंगे क्या? यही सोल्यूशन है सर। अगर आपको उनको 5.5 करोड़ मराठा है, अगर आपको उनको जस्टिस देना है, मराठा में काफी लोग गरीब है। एक टाइम हुआ करता था कि आपको पता है कि जो मराठा साम्राज्य था, तो मराठा का काम टैक्स और सब कुछ कलेक्ट करने का मराठा उसके हाथ में था। महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर सभी ये जो आप सरनेम देखते हो, देशमुख, पाटिल, दिस टाइटल्स, मगर आज वही लोग बेचारे किसान है, किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास आधा एकड़ है, और इनके पास कुछ और सोर्स नहीं है। तो अगर आपको उनको उस क्लास से ऊपर लाना है तो आपको उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू ओबीसी आप उनको स्पेशल 10% का आप स्लैब आप उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाइए स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में, और उसके बाद आप उनको आरक्षण दे सकते हैं महाराष्ट्र। And Nana Patole ji is saying that the youth are unemployed. He is warning the government the youth is unemployed. और आगे जाके यूथ को और खराब बर्बाद करने के लिए नाना पटोले जी ने आरोप लगाते कि जिला परिषद स्कूल्स को आपने बंद कर दिया. You are shutting down, closing down जिला परिषद school. The very effect of the right to education, जो he believes that the Congress has bought the right to education, ना वो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे. आप जिला परिषद स्कूल्स को बंद नहीं कर सकते. That is what Nana Patole is saying. Not only you are making the students academic spoil कर रहे हो, but उनका future course of employment also stopped. Now this is an accusation on the government. How do you see that, Rakesh Shetty साहब? देखिए, नाना पटोले जी ने जो कहा वो सही किया, बिकॉज आप अगर देखते हो बीजेपी का स्ट्रैटेजी ऐसा है कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है बहुत सारे, मतलब एजुकेशन भी वो प्राइवेटाइज करना चाहते। आज आपने देखा होगा, आपको एक खबर बताता हूँ कि हाल ही में इन्होंने पूरे मुंबई का टीडीआर राइट्स अदानी को दे दिया। आप जनरली जानते हैं कि धारावी में जो टीडीआर अभी निकलेगा, अदानी को उन्होंने इंडेक्सिंग के बाहर रख दिया। मतलब आज कोई एसआरए कर रहा है बांद्रा में, और उसका जो एक्सेस टीडीआर है आप नॉर्थ में, मतलब या तो फिर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में बेच सकते हैं, क्योंकि वहां पे सबब में आपके पास जगह है, वहां पे आप हाई राइज बना सकते हैं। मगर अदानी को उन्होंने इंडेक्सिंग से निकाल दिया है। और दूसरा एक फेवर किया है, मुंबई में जितने बिल्डिंग अभी बनेगी उनको कह दिया है कि आपको 80% टीडीआर अदानी से लेना है, जो पहले हम लोग कॉर्पोरेशन से लेते थे। मतलब एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। तो नाना पटोले आपको इशारा उसी तरफ कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप महाराष्ट्र के अंदर भी ये एजुकेशन भी ये लोग प्राइवेटाइज पूरी तरह करेंगे, और कोई कॉर्पोरेट सेक्टर, ये जेडपी के जो स्कूल है, उनका लैंड है, इसके ऊपर भी कब्जा किया जाए। You want to speak on the corruption issue which Sanjay Raut ji has accused Bawankule gambling at Macau. In Macau. Gambling in Macau. Do you think his right to gamble is his fundamental right, or you have to have some kind of moral in political and public life? No sir, there is no moral। नहीं, अभी आप देखिए बावनकुले जी का, तो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा,
क्योंकि इस देश का हालत ऐसा हुआ है कि हर एक के ऐप में, अगर आपको पता है, देयर इज अ ऐप कॉल्ड एज Dream11। यस, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनका उसका रूल बनाया दिया है, मतलब आप इंडिया के अंदर लीगली बेटिंग कर सकते हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कोर्ट ने भी इस तरीके कंपनीज को, इस तरीके के एप्स को किस तरह परमिशन आप दे रहे हो। मतलब जो गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड है, मतलब पूरे देश में सिर्फ कुछ स्पेशल स्टेट्स जो इकोनॉमिकल वीक है उनको सिर्फ अलाउड था। आपको याद होगा जैसे वो मणिपुर हुआ या नागालैंड हुआ, ऐसे कुछ स्टेट्स को था। आज तो आपके मोबाइल पे आ गया है सर। तो गैम्बलिंग आप हर रोज कर रहे हैं लोग, और इन न्यू जनरेशन दे आर इनटू इट। Dream11 और आप देख लो कुछ दिन के बाद इसके ऊपर भी आपको शो करना पड़ेगा। और ये ऐप तो जैसे वो महादेव ऐप का आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अभी चल रहा है एक स्कैम का, जी, उसी तरह ये हजारों ऐप बन गए और लीगली इंडिया में ऑपरेट कर रहे। तो मुझे इसके ऊपर बहुत आपत्ति है कि गैम्बलिंग को इस तरह अगर आप कर दोगे, इसकी लत लग जाएगी और लोग बर्बाद हो जाएंगे। और हो रहे हैं सर, राकेश शेट्टी साहब, हो रहे हैं। वी हैव सीन इट आवरसेल्व्स, व्हिच इज रादर सैड। सो व्हेन आर यू गोइंग बैक टू हैदराबाद सर, शेट्टी साहब? I'm planning to go on Saturday because फिर 4 ही दिन बच जाता है, 4-5 दिन के बाद तो वहाँ पे भी वोटिंग। And how are things looking in Hyderabad? Because Mr. If you see Telangana as a state, in Telangana, on 17th Rahul ji did a Padyatra and the crowd was like phenomenal. And if you see that Rahul ji fever is there in that entire state, and even Chandrasekhar Rao is admitting openly that Congress will not get more than 45 seats. So that is huge. That's a huge admission. Sitting minister. That means you are looking at least 90. Yeah, that's what. If the opposition is saying that we will not get more than 45, that is a huge complaint because right now we have just 3 MLAs. Yes. And if his intelligence is giving him this data, that means I am quite sure that we are making a government in Telangana. Fantastic. Thank you very much, sir. Thank you very much, Mr. Rakesh Shetty. Always a pleasure talking to you, sir. Namaskar. You're welcome. Lovely to speak to you. You're very candid, very honest, and very upfront. Thank you, sir. So, as Mr. Rakesh Shetty said, why are you so worried about what Mr. Bhavan Kule was doing in Macau? अरे यार, वो Dream11 ऐप तो तुम्हारे यहाँ पे यही पर खेल सकते हो आप। यही मकाऊ जाने की जरूरत क्या मकाऊ है? जाने की जरूरत क्या है? मतलब जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत क्या है सर? If you remember, there was that lovely scene in Skyfall. Yes, you know, yes, all yes. those gambling houses in Macau. casinos. Yes, with those big monitor lizards all over the Exactly. place. I mean, oh, it is terrible. Anyway, at the moment with us.